आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन के मोदी सरकार पर करारे वार की, केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। देखेंगे एनडीए में पड़ी फूट को, क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईवीएम का मामला। जानेंगे तेजस्वी यादव के पीएम मोदी पर लगाए आरोपों को और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पश्चिम बंगाल में फंसी बीजेपी की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इस बार 400 पार, 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 कुछ नहीं होता है, इस बार 400 पार, 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 इस बार 400 पार। डॉक्टर साहब पहले ये बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। इस बार 400 पार, इस बार पता नहीं क्या हो गया। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, कोई बात नहीं, इस बार 400 पार, 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 कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस बार 400 पार, 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 बस अच्छे दिन आ जाएंगे आपके। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, 400 स्वाति मालीवाल के आरोपों पर आप मंत्री आतिशी ने दिया बड़ा बयान। कहा बीजेपी के षड्यंत्र के तहत आरोप लगा रही हैं स्वाति मालीवाल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जयराम रमेश का मोदी सरकार पर आरोप। कहा नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं 11 कोयला संचालित बिजली स्टेशन। बोले वायु प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका। चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिली अंतरिम जमानत। 21 मई को होगी अगली सुनवाई। और शेयर बाजार में तेजी 253 अंकों की तेजी के साथ 73,917 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो 62 अंकों की तेजी के साथ 22,466 पर बंद हुआ निफ्टी। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। One day later, कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज अमेठी और रायबरेली में इंडिया गठबंधन की रैली हुई। लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की पहली रैली रायबरेली में हुई। इस दौरान उन्होंने बेहद भावुक भाषण दिया। तो राहुल और प्रियंका ने भी अमेठी और रायबरेली से अपने परिवार के संबंधों को बताया। वहीं अखिलेश ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली और अमेठी में आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली हुई। इस रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक साथ नजर आए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने संबोधित करते हुए रायबरेली की जनता को संदेश दिया। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से कहा, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। सोनिया गांधी 20 साल तक रायबरेली से सांसद रहीं, लेकिन इस बार उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बना दिया है। सोनिया ने बेहद भावुक भाषण दिया तो राहुल गांधी आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी मीडिया को बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं। एक कमरे में इंटरव्यू होता है जहां 2-4 गोदी मीडिया के पत्रकार होते हैं। ऐसे इंटरव्यू में किसानों, मजदूरों, बेरोजगारी या महंगाई की बात नहीं होती, क्योंकि ये मीडिया नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी अगर देश में 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा
करारा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग आज सरेंडर कर रहे हैं। मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला जाता था। उन्होंने कहा कि इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है। इंडिया गठबंधन की रैलियों में उमड़ रही भीड़ बता रही है कि हवा किस तरफ जा रही है। तो वहीं बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के रुख ने भी बीजेपी की नींद उड़ा दी है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के बाद अब कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। केजरीवाल की तरफ से दलीलें देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर ही सवाल उठा दिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को दोषी साबित करने से बचाने वाले 9 बयान हैं, लेकिन जांच एजेंसी उसे मानने को तैयार नहीं है। ईडी ने इस मामले की 1.5 साल तक जांच की। 30 अक्टूबर 2023 ईडी का पहला समन आया था, उसमें केजरीवाल आरोपी नहीं थे। ईडी ने अपने जवाब में कहा था कि दिल्ली के सीएम आरोपी नहीं है। केजरीवाल को भेजा गया आखिरी समन 16 मार्च का था। 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया, तब भी वो आरोपी नहीं थे। 5 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ने अपराध की आय का इस्तेमाल कैसे किया उसके बारे में एक शब्द भी नहीं। गिरफ्तारी के आधार को लेकर बताया गया सारा मटेरियल जुलाई अगस्त 2023 से पहले का है। ये सारे सबूत अगस्त 2023 से पहले के हैं। इस केस में नया क्या है जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है? जुलाई अगस्त 2023 में ईडी के पास जो सबूत थे उसके आधार पर गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। शरद रेड्डी ने चुनावी बॉन्ड खरीदे, इसके बाद शरद को सिर्फ पीठ दर्द के नाम पर जमानत दे दी गई। क्या उसका बयान इतना भरोसेमंद है कि केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाला जा सके? इस मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि वो अगर चाहें तो जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट का रुख एक बार फिर से बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रहा है। अगर गिरफ्तारी को अवैध करार दिया जाता है तो फिर केजरीवाल को 2 जून को जेल नहीं जाना होगा। एक तरफ इंडिया के लिए अच्छी खबर आ रही है तो एनडीए में दरार पड़ती दिख रही है। पीएम मोदी की मुंबई में रैली से ठीक पहले शिंदे सरकार के मंत्री ने रैली में राज ठाकरे की उपस्थिति पर सवाल उठा दिए हैं, जिससे एनडीए में टकराव खुलकर सामने आ गया है। शिवाजी पार्क में एक तरफ पीएम मोदी और राज ठाकरे एक साथ हुंकार भर रहे थे तो दूसरी तरफ राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने का विरोध शुरू हो गया। शिंदे सरकार में मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने राज ठाकरे को ही निशाने पर ले लिया। दरअसल राज ठाकरे ने उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस ने 2 बार शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की और बाद में उद्धव ने उनके साथ सरकार बना ली। इसका जवाब देते हुए छगन भुजबल ने सवाल किया कि राज ठाकरे ने क्या किया था। भुजबल ने कहा कि जब बाला साहेब ठाकरे थे तो वो लगातार राज ठाकरे के बारे में खबर लेते रहते थे। वो स्कूल से कैसे वापस आया है, देर से आने तक वो खाना तक नहीं खाते थे, लेकिन उन्होंने बाला साहेब के साथ क्या किया था? उन्हें धोखा दिया था। जो सवाल राज ठाकरे ने उद्धव से किया वो उन्हें एकनाथ शिंदे से करना चाहिए था, जिन्होंने बाला साहेब की शिवसेना को तोड़ा। भुजबल के बयान से साफ है कि चुनावों के बाद एनसीपी का अजीत गुट एक बार फिर पलटी मार सकता है, क्योंकि अभी तक भुजबल के बयान का एनसीपी की तरफ से विरोध नहीं किया गया था। इससे पहले भुजबल यहां तक कह चुके हैं कि चुनावों में इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। भुजबल के बयान से बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट दोनों ही दबाव में दिखाई दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग भी इस समय दबाव में दिख रहा है। देर से वोटिंग के आंकड़े जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो ईवीएम का मामला भी अब कोर्ट में पहुंच गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन एमपी में सबसे ज्यादा चर्चा राजगढ़ सीट को लेकर हो रही है और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वो ईवीएम के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। राजगढ़ सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है उसमें दावा किया गया है कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम में सिंबल लोडिंग यूनिट यानी SLU गायब हो गई है। इसी के सारे वीवीपैट पे सिंबल लोड किए जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजगढ़ प्रशासन ने SLU को राज्य चुनाव आयोग को सौंप दिया है, जबकि इसे ट्रेजरी में स्टोर करना था।
गुना सीट जहां से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहां SLU को ट्रेजरी में स्टोर कर लिया गया है, लेकिन राजगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह ने SLU को लेकर जारी सर्कुलर का हवाला भी दिया है। बीते 1 मई को SLU को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके आधार पर दिग्विजय सिंह ने EVM से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी चुनाव आयोग को आदेश दिया गया है कि SLU को चुनाव याचिकाओं के मद्देनजर 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दिग्विजय के EVM में गड़बड़ी के आरोपों ने एक बार फिर EVM को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं सवालों के घेरे में इन दिनों PM मोदी भी घिरे हुए हैं। तेजस्वी ने PM मोदी से कई सवाल करते हुए ट्वीट किया। तो क्या है वो सवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रचार के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब करीब 24 घंटे का ही वक्त बचा है। 18 मई को शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच आरोपों का दौर भी तेज हो गया है। इसी क्रम में RJD नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने एक बार फिर PM मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नौकरी पर मौन, बेरोजगारी पर मौन, महंगाई पर मौन, गरीबी पर मौन, पलायन पर मौन, किसानों पर मौन, बेटियों पर मौन, छात्रों पर मौन, शिक्षा पर मौन, मुद्दों पर मौन, पेपर लीक पर मौन, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर मौन। प्रधानमंत्री जी नकारात्मकता में इतने डूब चुके हैं कि विकास, निवेश और बिहार की बेहतरी के बारे में कभी कोई सकारात्मक बात नहीं करते। 40 में से 39 सांसद देने के बावजूद मोदी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया? ये 5 वर्ष में सिर्फ चुनाव में वोट लेने आते हैं, उसके बाद बिहार को दरकिनार कर देते हैं। दरअसल बिहार में अपनी चुनावी सभाओं के दौरान तेजस्वी नौकरी, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। साथ ही ये सवाल भी उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी और नौकरी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि PM ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तेजस्वी ने PM मोदी पर हमला बोला तो दूसरी तरफ प्रसार भारती के एक कदम ने विपक्ष के नेताओं को चिंता में डाल दिया है। विपक्ष ने दोहरे रवैया का आरोप लगाया है। दरअसल दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले राजनीतिक दलों के भाषण में वाम नेताओं के भाषणों को सेंसर कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विपक्ष के नेताओं का भाषण सेंसर करने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर विपक्ष ने दोहरे रवैया का आरोप भी लगाया है। दरअसल विपक्षी नेताओं के चुनावी भाषणों से केंद्र सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों और कुछ शब्दों को दूरदर्शन और आकाशवाणी ने हटा दिया है। CPM महासचिव सीताराम येचुरी और फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी देवराजन के भाषणों को सेंसर किया गया। विपक्ष के 2 नेताओं को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर दिए गए अपने भाषणों से सांप्रदायिक सत्तावादी शासन और कठोर कानून और मुसलमान शब्द को हटाने के लिए कहा गया था। सीताराम येचुरी के भाषण से 2 शब्दों को हटाना पड़ा और कुछ शब्दों को बदलना पड़ा। वहीं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताजी देवराजन को कोलकाता में दर्ज अपने भाषण में मुसलमान शब्द से बचने के लिए कहा गया। इस मामले पर प्रसार भारती के एक अधिकारी ने कहा कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों ने इलेक्शन कमीशन के नियमों का पालन किया है। तो वहीं इस मामले में सीताराम येचुरी ने कहा कि उनको मेरे भाषण के हिंदी संस्करण में कुछ भी गलत नहीं मिला था, ये केवल अंग्रेजी का ही ट्रांसलेशन था, लेकिन उनके सुझाव के बाद अंग्रेजी संस्करण को सही किया गया है। वहीं जी देवराजन ने कहा कि मेरे भाषण में CAA में भेदभावपूर्ण धाराओं को लेकर एक लाइन थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे इसमें से मुस्लिम शब्द को हटाना पड़ेगा। मैंने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सामने लाने के लिए किया जाना चाहिए। ये शब्द सभी अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में दिखाता है, लेकिन मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी गई। सीताराम येचुरी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र में हर एक पार्टी को शासन के चरित्र के बारे में अपनी राय रखने की इजाजत है। शासन के दिवालियापन शब्द को हटाना और उसकी जगह पर विफलता शब्द को शामिल करने के सुझाव केवल केंद्र सरकार के चरित्र को ही दिखाता है। वही विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के लोग अब उनके खिलाफ बोलने से रोकने के लिए सरकारी चैनल्स का भी सहारा ले रहे हैं। बताते चले कि इलेक्शन कमीशन द्वारा अप्रैल में जारी नियमों के तहत राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधियों को चुनाव से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भाषण देने के लिए समय दिया जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। इन दिनों बीजेपी अपने ही नेताओं के बयानों से घिरती जा रही है और इस बार बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित बयान दे दिया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या है वो बयान जिससे घिर रही है बीजेपी? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल की तामलुक सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी के लिए अब मुश्किल बन गए हैं। उनके बयान पार्टी पर ही भारी पड़ रहे हैं। पहले उनके गांधी और गॉडसे को लेकर दिए बयान पर हंगामा मचा था और अब ममता बनर्जी पर दिए बयान को लेकर हंगामा मच गया है। पूर्वी मिदनापुर के चैतन्यपुर में एक चुनावी रैली में अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस कहती है कि रेखा पात्रा को 2000 रुपए में खरीदा गया है। ममता बनर्जी आपकी कीमत क्या है? 10 लाख रुपए। इसी वजह से क्योंकि आप मशहूर ब्यूटिशियन से अपना मेकअप करवाती हैं। गंगोपाध्याय के इस बयान से बीजेपी ने खुद को किनारे कर लिया है, लेकिन टीएमसी ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। चुनाव आयोग से भी शिकायत की है और गंगोपाध्याय पर कार्रवाई की मांग की गई है। अपनी शिकायत में टीएमसी ने अभिजीत गंगोपाध्याय के ऊपर आदर्श आचार संहिता और कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह बहुत अपमानजनक है। वे पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्हें कानून की समझ है। बीजेपी में जो जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, पार्टी में उसका उतनी ही तेजी से प्रमोशन होता है। बीजेपी में कोई माफी नहीं मांगता, इस बात को लेकर कोई ग्लानि नहीं है। ये बयान उनका चरित्र दर्शाता है। हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि गंगोपाध्याय की उम्मीदवारी को रद्द किया। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।